देखिए, पहली बात तो सर 3 दिन से वीडियो क्यों नहीं आया। मेरा 3 दिन से मेरे फीवर है, इवन अभी भी मेरे 100 के आसपास फीवर है और खांसी जुकाम भी था। तो पहले तो मैं डर गया था कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, लेकिन खांसी जुकाम ठीक हो गया है और डॉक्टर ने कहा कोरोना नहीं है। दूसरी बात, आज का लेक्चर आपने, चूंकि ये वीडियो तो पहले टाइम दिख गया होगा आपको कि आज का लेक्चर छोटा लेक्चर है। ये लेक्चर अगर उसी दिन कंप्लीट हो जाता जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 9, ये उसी का पार्ट है। उस दिन क्या हुआ था कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए वो एब्रप्टली वहीं पे कट हो गया था। ठीक है, शुरू करते हैं। बड़ा आसान टॉपिक है, एक टॉपिक पढ़ना है, एक मिसलेनियस सवाल करना है बस। तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही आसान है। हेडिंग डालो, कैटालिसिस। कैटालिसिस लिखना चालू करो। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज कैटलिस्ट, तो अगर ये क्लास होती और मैं पूछता कि व्हाट इज कैटलिस्ट, तो जनरली बच्चे आंसर देते हैं हर साल कि सर कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है। सर वो होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, जिसको डालने से जो रिएक्शन पहले स्लो हो रही होती है वो फास्ट हो जाती है। सर ये होता है कैटलिस्ट। लेकिन बेटा ये तो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है। आपने 9-10 में पढ़ा होगा निगेटिव कैटलिस्ट। निगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? निगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं कि निगेटिव कैटलिस्ट तो रिएक्शन की होने की स्पीड को कम कर देते हैं। इवन निगेटिव कैटलिस्ट जो है, फॉर एग्जांपल तुम जितने भी ये पैकेट वाले फूड आइटम लाते हो, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा लिखा होता है एक वर्ड प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव, तो प्रिजर्वेटिव बेसिकली क्या होता क्या है? जो कोई भी मान लीजिए फूड आपने खरीदा या दवाई खरीदी, तो उसकी कुछ एक एक्सपायरी डेट होती है। तो अगर फूड आइटम में जैसे कुरकुरे खा रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव पड़ा है। अब कुरकुरे जो है उन्होंने बना दिया, अब वो 6 महीने तक चलता है, 8 महीने तक खराब नहीं होता कुरकुरे। कुरकुरे हालांकि जो खाने के लिए वर्स्ट चीज है, बिल्कुल मतलब उससे खराब तो आप कुछ खा ही नहीं सकते। हालांकि मैं भी खाता हूं, लेकिन इट इज द वर्स्ट चीज। तो कुरकुरे में भी क्या है, या मान लीजिए लेस के चिप्स हो गए और बाकी मैगी हो गई, इन सब में क्या पड़ा होता है? प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव क्या होता है? जो उसकी खराब होने की स्पीड को स्लो कर देता है। यानी प्रिजर्वेटिव बेसिकली क्या होता है? निगेटिव कैटलिस्ट। तो सर ये तो खराब होने की, ये तो फूड है, फूड से क्या मिल रहा है हमें? स्पॉइल्ड फूड। तो अगर हम प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं तो ये तो स्पीड इसकी कम हो जाती है। यानी ये यहां पे किसकी तरह एक्ट करता है? निगेटिव कैटलिस्ट की तरह। तो अभी तो बेटा आप कह रहे थे कि कैटलिस्ट वो होता है जो स्पीड बढ़ाए, लेकिन यहां तो क्या हुआ? कैटलिस्ट ने क्या करी? स्पीड कम कर दी। तो कैटलिस्ट वो नहीं होता है कि जो स्पीड बढ़ाए, कैटलिस्ट वो होता है जो स्पीड चेंज करे। स्पीड बढ़ा भी सकता है और स्पीड कम भी कर सकता है। 2 पॉइंट होंगे। पहला, कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है। वो चेंज बढ़ा भी सकता है, अगर बढ़ाएगा तो उसको क्या बोलोगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट। अगर स्पीड को कम कर देगा तो उसको क्या बोलोगे? निगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है। दूसरी बात आपने क्या, अभी लिखा रहा हूं, अभी लिखना नहीं। दूसरी बात आपने क्या सुनी होगी कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता और रिएक्शन के बाद आपको वैसे ही मिल जाता है। तो इसमें भी फ्लॉ है, वैसे ही नहीं मिलता है। जो कैटलिस्ट है वो केमिकली रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकता है थोड़ा बहुत, बल्कि वो करता ही है, वो सरफेस साइड देता है। तो कैटलिस्ट आप ऐसा समझो कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, जो बोलते हैं कि कैटलिस्ट हमें वापस मिल जाता है, तो वापस कैसे मिलता है? फिजिकल स्टेट उसकी चेंज हो सकती है, ये ध्यान रखना। केमिकली वो वही मिलेगा। सपोज अगर आपने प्लेटिनम का इतना बड़ा टुकड़ा सपोज ऐसा कैटलिस्ट डाला, तो बाद में हो सकता है ये प्लेटिनम आपको इस तरह से मिल जाए। ये भी होगा प्लेटिनम ही, केमिकली चेंज नहीं हुआ, लेकिन देखो ये फिजिकली ये क्या था? सॉलिड था,
एकदम सॉलिड वाला सॉलिड, जैसे ये बोर्ड है और ये पाउडर एकदम ऐसा 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 जैसा हो गया। तो कैटलिस्ट क्या होता है, लिखो। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which changes the speed। अब तक हम समझ ही चुके हैं कि भाई स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। which changes the speed, ब्रैकेट में लिखो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। which changes the speed of reaction। आगे लिखो it can either increase or decrease, it can either increase or decrease the rate of reaction, ठीक है। लिखो लाइन चेंज करके, a catalyst remains chemically unchanged, a catalyst remains chemically unchanged at the end of the reaction, a catalyst remains chemically unchanged at the end of the reaction, though physically it may change at the end of the reaction, though physically it may change at the end of the reaction। लाइन चेंज करके स्टार बना के एक बात और लिखो कि कैटलिस्ट में ऑल्सो चेंज केमिकली, कैटलिस्ट में ऑल्सो चेंज केमिकली ड्यूरिंग द रिएक्शन। ड्यूरिंग द रिएक्शन ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कैटलिस्ट में चेंज केमिकली ड्यूरिंग द रिएक्शन, बट इट remains unchanged at the end of the reaction। इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में मतलब सबसे आसान आपको दिख जाएगा एग्जाम्पल। कि कैटलिस्ट जो है वो दो तरीके का होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट लिखो इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। लाइन चेंज करो, लिखो कि कैटलिस्ट changes the rate of reaction, catalyst changes the rate of reaction by, catalyst changes the rate of reaction by changing the activation energy of the reaction, by changing the activation energy of the reaction। It provides a new pathway for the reaction, it provides a new pathway for the reaction। कैसे, एक बात समझो। मैंने बताया था कि अगर EA ज्यादा होगा तो K कम होगा, ठीक। कई बच्चों को इसमें समस्या थी, 2-3 लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा भी, तो चलो मैं इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर देता हूं। देखो EA ज्यादा होगा तो E की पावर EA/RT ज्यादा होगा, बोलो भाई, ठीक। तो 1/E की पावर EA/RT क्या होगा, कम होगा, ठीक है, मानते ये बात। अब देखो K क्या होता है, A
ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी इज इक्वल टू ए अपॉन ई की पावर ई अपॉन आर टी। ठीक, तो अब खुद सोचो, अगर ये ज्यादा है ये कम होगा, तो बताओ a अपॉन ई की पावर e अपॉन आर टी भी क्या होगा, कम होगा। तो k भी क्या होगा, कम होगा। देखो आया रिलेशन कि अगर e ज्यादा है तो k क्या होगा, कम होगा। और आपको मैंने डायग्राम से भी समझाया था, ये सिंपल सी बात है। ये देखो ये क्या ना याद करो, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या था, एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ क्या था, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन बेटा कोऑर्डिनेट क्या बताता है, ये भी एक बार नीट में आ चुका है। तो इट डिनोट्स प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे क्या थी, एनर्जी। तो इसको क्या बोलते थे बताओ, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते थे। इसको क्या बोलते थे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसको क्या बोलते थे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये क्या है, सपोज ये पाथ था कब, विदाउट कैटलिस्ट। ये पाथ था विदाउट कैटलिस्ट। ठीक, विद कैटलिस्ट क्या हुआ, सपोज ये पाथ आया, ये बात कैसे आया, विद कैटलिस्ट। अब आप खुद बताओ, सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, इसको ऐसे समझिए, आपको दो पहाड़ों से जाना है, या तो पाथ ए से जाओ या पाथ बी से। ज्यादा मुश्किल क्या होगा आपके लिए, पाथ ए से जाना ज्यादा मुश्किल है कि पाथ बी से ज्यादा जाना मुश्किल है, खुद बताओ। ऑब्वियस सी बात है, इसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी इसमें ज्यादा है, तो इस पाथ से ज्यादा क्या है, मुश्किल है। कैटलिस्ट ने देखो किया क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी ही कम कर दी। ये देखो ना, ब्लू पेन। अब देखो ये क्या हो गई भाई, अब ये हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी, हो गई कि नहीं। और पहले ये थी, इतनी थी थ्रेशोल्ड एनर्जी, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी हो गई, इतनी। अब देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड हो गया डैश, और ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड हो गया डैश। खुद सोचो तो कम हुई कि नहीं हुई, बताओ। तो अब ये कौन सा कैटलिस्ट बोलोगे, बताओ, पॉजिटिव कैटलिस्ट कि नेगेटिव कैटलिस्ट, खुद बताओ। ये आसान कर रहा है कि मुश्किल कर रहा है, भाई ये आसान कर रहा है, क्योंकि इसके थ्रू क्या हो रहा है, ये नीचे आ जा रहा है, ये नीचे आ जा रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, रास्ता इसके लिए आसान बना रहा है। इसीलिए ये कौन सा कैटलिस्ट है बेटा, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट ने किया क्या, पॉजिटिव कैटलिस्ट ने, अब तक तो ये ऊपर वाला लिख ही लिया होगा, तो देखो पहले समझ लो फिर ये ग्राफ बनाना। पॉजिटिव कैटलिस्ट ने क्या किया, ईए फॉरवर्ड, ईए फॉरवर्ड कम कर दी, पहले इतनी थी अब इतनी। ईए बैकवर्ड कम कर दी, पहले इतनी थी अब इतनी। थ्रेशोल्ड एनर्जी कम कर दी, पहले इतनी थी अब इतनी। ठीक, ये सारी चीजें क्या की, कम कर दी। और देखो अब जब ईए फॉरवर्ड कम हुआ तो रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड अब आसानी से जाएगा, तो ये केएफ बढ़ गया, केवी भी क्या हुआ, बढ़ गया, केएफ भी बढ़ गया भाई, और क्या हुआ, केवी भी बढ़ गया। और कैटलिस्ट जो है वो खुद जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट थोड़ा बहुत कर लेता है, तो ये क्या करेगा,
ये पाथ चेंज कैसे किया? इट चेंजेस इट्स रिएक्शन मैकेनिज्म ऑल्सो। तो कैटलिस्ट करता क्या है? ये चीजें चेंज कर देता है। क्या चेंज नहीं हुआ? ER EP ये पहले भी उतना ही था, ये पहले भी उतना ही था, अभी भी ये क्या है? उतना ही है। डेल्टा H उतना ही है, क्योंकि याद करो डेल्टा H क्या होता था? ये डिस्टेंस हुई, ये देखो ये हुआ डेल्टा H। डेल्टा H क्या होता था? EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। तो डेल्टा H भी चेंज नहीं हुआ। डेल्टा H नहीं तो डेल्टा ऊषा जी, आपको बताया ऊषा जी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती है, तो डेल्टा H भी नहीं चेंज हुआ। और क्या नहीं चेंज हुआ? डेल्टा G नहीं चेंज हुआ। और क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp Kc भी चेंज नहीं होता था कैटलिस्ट से। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था? याद करो, Kf अपॉन Kv। ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, दोनों इक्वली बढ़ गए। तो कैटलिस्ट इनको डज नॉट चेंजेस। ये सारी क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। दीज आर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। और ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? काइनेटिक प्रॉपर्टीज। सर फर्क क्या होता है? काइनेटिक प्रॉपर्टीज मतलब जो रिएक्शन की स्पीड से डिपेंडेंट हो, और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी मतलब जो रिएक्शन की एनर्जी से डिपेंडेंट हो। तो देखो पहला सवाल, कोई भी कैटलिस्ट क्या क्या चेंज करता है? इनको चेंज करता है, इनको चेंज नहीं करता, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? पहले इसके थ्रू जा रहा था, उसने क्या किया? रिएक्शन का पाथ ही चेंज कर दिया, रिएक्शन मैकेनिज्म ही चेंज कर दी। रिएक्शन मैकेनिज्म चेंज कर दी तो रिएक्शन का पाथ चेंज हो गया, तो अब इस पाथ से जाने लगा। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, तो इधर से इधर ज्यादा आसानी से जाएंगे, इधर से इधर ज्यादा आसानी से जाएंगे, तो क्या होगा? फॉरवर्ड इस डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखो तो ये बैकवर्ड का भी कम हो गया, तो इधर से इधर भी क्या होगा? आसानी से जाएंगे। तो इधर से इधर का भी रेट कांस्टेंट क्या हुआ? बढ़ गया। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये सब हुआ कैसे? थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होने से। ठीक है, और ये चेंजेस इट्स रिएक्शन मैकेनिज्म। तो लिखो हेडिंग डालो पॉजिटिव कैटलिस्ट, उसमें लिखो पॉजिटिव कैटलिस्ट के पहले लिखो कि एनी कैटलिस्ट वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस ये लिख लो, इनको चेंज करता है। चेंजेस द काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्शन, चेंजेस द काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्शन। ये हो गई काइनेटिक प्रॉपर्टीज। लिखो फटाफट, ये मत करना, ये लिखो ऐसे, ठीक है। बट इट डज नॉट चेंजेस इट्स थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ये लिख लो, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, इन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लिखो आगे। A catalyst do this by changing the reaction mechanism. A catalyst do this by changing the reaction mechanism, due to which path of reaction changes, and hence activation energy also changes. तो लिख लो, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? इसको कम करता है, इसको कम करता है, इसको कम करता है, तो ये क्या होता है? बढ़ जाता है। ये भी क्या होता है? बढ़ जाता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो जाती है। ये लिख लो, और फिर ये लिख लो कि ये डज नॉट चेंजेस, और एक ग्राफ बना लो, बनाओ जल्दी। या चलो इसको यहाँ पे पॉज करके बना लेना, ठीक है, पॉज करके बना लेना। अब लिखो नेगेटिव कैटलिस्ट।
ठीक, निगेटिव कैटलिस्ट में लिखो कि निगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, negative catalyst increases the rate of reaction negative catalyst increases the rate of reaction sorry negative catalyst decreases the rate of reaction by increasing the activation energy अच्छा यहाँ यही नहीं, सब लिख लेना। उषा जी, देखो उषा जी, ये सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो निगेटिव कैटलिस्ट में लिख लेना। निगेटिव कैटलिस्ट देखो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देता है, तो रेट कांस्टेंट कम हो जाता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी भी क्या करता है, बढ़ा देता है। देखो एक बार ग्राफ दिखाता हूँ निगेटिव कैटलिस्ट का। ये देखो एनर्जी, मान लो ये रिएक्शन ऐसे होती थी, ठीक है, तो पहले इतनी एनर्जी क्या थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या थी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या था, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, ये क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्या, एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये आपको पता ही है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, विदाउट कैटलिस्ट। अब देखो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, खुद सोचो, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। ये देखो ये क्या आया, विद नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो बस अब खुद देख लो भाई, अब ये हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी, है कि नहीं। अब ये हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये हो गया ये फॉरवर्ड, ये हो गया ये बैकवर्ड। तो खुद देखो हुआ क्या, ये फॉरवर्ड बढ़ गया। पहले इस रास्ते से जाना था आसान था, अब इस रास्ते से जाना है क्या है, मुश्किल है कि नहीं। तो रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम हो गया। ये बैकवर्ड, ये क्या हुआ, ये भी बढ़ गया। इधर से इधर आना क्या हुआ, मुश्किल हो गया। थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ गई, ओवरऑल काइनेटिक प्रॉपर्टी चेंज हुई। लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट इसको चेंज नहीं करता है। लिख देता हूं, उषा जी, उषा जी, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज नहीं करता है नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, ठीक। जो एरो और न्यूक्लियस वाले बच्चे हैं उनको पता है कि ये क्यों नहीं चेंज हुआ सर। याद करो, बताया था ये क्या है, स्टेट फंक्शन एंड नॉट पाथ फंक्शन। याद करो उषा जी क्या थी, ये भी फ्लैश को नहीं पढ़ाया, एरो न्यूक्लियस को पढ़ाया कि उषा जी क्या थी, स्टेट फंक्शन, जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती थी। याद है ना, ठीक है। लिखो आगे कि भाई कैटलिस्ट ये है, ठीक है, लिख लो इसको। एक क्वेश्चन लिखो, at 27 degree Celsius, at 27 degree Celsius, in the presence of catalyst, the activation energy of a reaction is lowered by 2 kilocalorie. Is lowered by 2 kilocalorie. Calculate how much
द रेट ऑफ रिएक्शन how much the rate of reaction will increase. करो। ठीक है, देखो इस सवाल को करते कैसे। k बराबर a e की पावर माइनस e अपॉन आर टी, लॉग ले लो ln k ln a माइनस e अपॉन आर टी ln e आपको पता ही है क्या होता है 1। तो सपोज ये था रेट कांस्टेंट नॉर्मली विदाउट कैटलिस्ट, ठीक। विद कैटलिस्ट मान लो KC, तो ये तो चेंज होगा नहीं, ESC मतलब ये क्या है, विद कैटलिस्ट, ठीक। ठीक है भाई, 2 से 1 को माइनस कर दो, subtract 2 from 1, ln KC माइनस ln K इज इक्वल टू, इसको इससे माइनस करोगे तो आ जाएगा EA माइनस EAC अपॉन RT, यानी ln KC अपॉन K भाई log x माइनस log y क्या आ जाएगा, log xy इज इक्वल टू दिस अपॉन RT। ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर्ड बाय 2 किलो कैलोरी। एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर्ड बाय 2 किलो कैलोरी, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी माइनस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज इक्वल टू 2 किलो कैलोरी। तो इसमें रख दो, तो ln को लॉग में करोगे तो क्या लिखोगे, 2.303 लॉग KC अपॉन K इज इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा 2 किलो कैलोरी, यानी 2 into 1000 कैलोरी अपॉन R क्या होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर कितना दिया था 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना दिया था 300 केल्विन। तो बस ये आ गया। ऑन सॉल्विंग KC अपॉन K 28.8 आ जाता है, 28 ही मान लो। तो इसका मतलब क्या हुआ, KC इज इक्वल टू 28 इंटू K, यानी आप ये समझो केवल 2 किलो कैलोरी एक्टिवेशन एनर्जी कम करने से रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कितना हो गया, 28 गुना हो गया, 28 टाइम्स हो गया। ये क्या था विदाउट कैटलिस्ट, ये क्या है रेट कांस्टेंट विद कैटलिस्ट, ये क्या है रेट कांस्टेंट विदाउट कैटलिस्ट, और ये क्या है रेट कांस्टेंट विद कैटलिस्ट। तो खुद सोचो कितना फर्क पड़ा, 28 गुना हो गया। जस्ट कैटलिस्ट ने क्या किया, 2 किलो कैलोरी एनर्जी कम कर दी। तो लिख लो,
क्वेश्चन नंबर कौन सा था, आई लॉस्ट ट्रैक, 80 81 जो भी हो लिख लेना। अगला क्वेश्चन, अ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज कैरीड आउट, a hydrogenation reaction is carried out at 500 Kelvin. A hydrogenation reaction is carried out at 500 Kelvin. If the same reaction is carried out, in the presence of catalyst at 400 Kelvin, the rate obtained is same. Calculate the activation energy of reaction. Calculate the activation energy of reaction if catalyst lowers. Calculate the activation energy of reaction if catalyst lowers the activation energy, if catalyst lowers the activation energy by 20 kilojoule per mole, by 20 kilojoule per mole. करिए, देखिए ये अब तक हो जाना चाहिए था। देखो दिया है कि अगर विदाउट कैटलिस्ट करोगे तो टेम्परेचर चाहिए 500 केल्विन। इस पे अगर जो रेट आएगा विद कैटलिस्ट भी क्या होगा, 400 केल्विन पे वही रेट आ जाएगा। तो सपोज इसमें एक्टिवेशन एनर्जी EA है, इसमें EAC है, गिवन एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, यानी ये कितना हुआ 20 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो बस अब बताओ, गिवन रेट कांस्टेंट इज सेम, तो देयरफॉर क्या होगा, K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन 500 R इज इक्वल टू, भाई मान लो ये है विदाउट कैटलिस्ट, और विद कैटलिस्ट है A e की पावर माइनस EAC अपॉन 400 R, ये है विद कैटलिस्ट। तो क्वेश्चन में दिया ये इक्वल है, इन्हें इक्वल कर दो, A से A कट जाएगा, तो बस देयरफॉर माइनस EA अपॉन 500 R इज इक्वल टू माइनस EAC अपॉन 400 R। ये R से R कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो देखो क्या आ गया,
EA इज इक्वल टू 5/4 EAC आ गया ये, ठीक है। अब देखो गिवन EA, ये EAC कितना आ गया, ये मान लो 4/5 EA, तो EA माइनस EAC इज इक्वल टू कितना है 20 किलो जूल पर मोल, बस EAC रख दो, तो EA माइनस 4/5 EA इज इक्वल टू 20 किलो जूल पर मोल, तो EA/5 इज इक्वल टू 20 किलो जूल पर मोल, तो मतलब EA कितना हो गया 100 किलो जूल पर मोल। बड़ा प्यारा सवाल था, ठीक है। लास्ट वाला सवाल तो हो सकता है मेडिकल में ना आए, लेकिन ये सवाल बिल्कुल मेडिकल के लायक है, देख लीजिए भाई। ठीक है, अब लिखो, हेडिंग डालो, कैटालिटिक पॉइजन्स और इनहिबिटर्स। कैटालिटिक पॉइजन और इनहिबिटर लिखो। कैटालिटिक पॉइजन कभी भी क्या करता है, नाम से ही दिख रहा है, नाम से को क्या है कैटालिटिक पॉइजन, यानी जो पॉइजन है किसके लिए, कैटलिस्ट के लिए। सर हम कैटलिस्ट भी डाल रहे हैं पॉइजन भी डाल रहे हैं, सर ऐसा क्यों? पहली बात ये क्या करता है, एग्जाम्पल लेता हूं, देखो सपोज ये है, इसकी रिएक्शन करा दो हाइड्रोजन के साथ, पैलेडियम के साथ, इसको हीट करो, ठीक, तो क्या होता है, ये टूटकर पहले ये बनता है और फिर ये टूटकर ये बन जाता है, ठीक है, पहले ये बनता है फिर ये बनता है। रिएक्शन तुम चाहो कि यहां पे रुक जाए तो रुकती नहीं, यहां तक लेकर ही छोड़ेगा। मतलब तुम चाहते हो कि रिएक्शन आधी हो और ये वाला तुम चाहते हो कि इतनी रिएक्शन हो, इतना तो पता ही है, ये एल्काइन है और इसको क्या बोलते हैं एल्कीन, और ये क्या है एल्केन। तो हम क्या चाहते हैं कि ये तो हो लेकिन ये ना हो। लेकिन दिक्कत ये कि अगर तुम इसके लिए कोई भी कैटलिस्ट लोगे तो जो ये करेगा वो ये भी कर देगा, यानी रिएक्शन रुकेगी ही नहीं। तो फिर अब क्या करें सर? तो इसीलिए कैटलिस्ट में कई बार क्या करते हैं, पॉइजन डालते हैं। वो पॉइजन की खास बात क्या होती है, पॉइजन क्या करता है, कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम कर देता है, पूरी तरह खत्म नहीं करता, कम कर देता है। अब जैसे पैलेडियम में, पैलेडियम BaSO4, पैलेडियम लोगे तो ये होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ले लें पैलेडियम BaSO4 प्लस सल्फर क्यूनोलिन, सर BaSO4 क्यों लिया? क्योंकि भाई BaSO4 मान लो टूथपेस्ट जैसा, इसके ऊपर रखोगे ना पैलेडियम तो ये पेस्ट की तरह होता है। तो ये सल्फर क्यूनोलिन अगर ले लोगे तो ये वाली रिएक्शन तो होगी, लेकिन ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, एक होगी दूसरी नहीं होगी, क्योंकि ये सल्फर क्यूनोलिन क्या है, कैटालिटिक पॉइजन या फिर इनहिबिटर। ये क्या कर रहा है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर रहा है। तो क्या आता कि सर हमें कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करना ही क्यों है? तो इसीलिए करना है कि सपोज हम एल्काइन से अगर ये केवल पैलेडियम ले लो तो सीधे सीधे ये बन जाता था, लेकिन हम क्या चाहते थे कि यहीं तक बने। और इससे ये बनता कैसे था, पहले इससे ये बनता था, एक हाइड्रोजन ऐड होता था, फिर एक और हाइड्रोजन ऐड होता था, टोटल 2 हाइड्रोजन ऐड होते थे। एक हाइड्रोजन ऐड होके ये बनता था, एक हाइड्रोजन ऐड होके ये बनता था।
लेकिन हम बड़े परेशान थे, हम ये तो बन जाता था, लेकिन कई लोगों ने कहा हमें ये बनाना है, तो अब ये कैसे बनाए, ये तो बना ही नहीं पा रहे। क्यों? कैटलिस्ट को लोगे पूरा का पूरा इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। तो तरीका क्या है कि इसमें क्या डाल दो, पॉइजन। वो क्या करेगा, इसकी एक्टिविटी को कम कर देगा। तो फॉर एग्जांपल अब इस कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं, लिंडलार्ड्स कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। तो मेरे हिसाब से मैंने लिखा ही दिया था आपको कि कैटल नहीं लिखाया था तो लिख लो कि कैटालिटिक पॉइजन या इनहिबिटर क्या करता है, डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल ये और एक बात ध्यान रखना, इनहिबिटर इज इटसेल्फ नॉट अ कैटलिस्ट। इनहिबिटर इज इटसेल्फ नॉट अ कैटलिस्ट। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, कैटालिटिक प्रमोटर्स। देखो पिछले नाम में क्लियर था, इनहिबिटर था। इनहिबिटर का मतलब क्या हुआ कि जो इनहिबिट कर रहा है रिएक्शन होने से, और प्रमोटर क्या है, जो भाई प्रमोट कर रहा है। किसको प्रमोट कर रहा है, कैटलिस्ट को प्रमोट कर रहा है। तो देखो कैटालिटिक प्रमोटर क्या होता है, जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को और बढ़ाए। देखो कि कैटालिटिक प्रमोटर increases the reactivity of catalyst. For example, in the manufacture of ammonia by Haber's process, in the manufacturing of ammonia by Haber's process, ये देखो आयरन क्या है, कैटलिस्ट, और मोलिब्डेनम क्या है, प्रमोटर। प्रमोटर क्या करता है, जैसे पॉइजन क्या करता है, कैटालिटिक पॉइजन उसकी रिएक्टिविटी को कम करता है, ये क्या करता है, उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, अब लिखो ऑटो कैटलिस्ट। ये सब आपने 9-10 में पढ़ा होगा। वैसे ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है, ऑटो कैटलिस्ट में क्या होता है कि कैटलिस्ट बाहर से डालने की जरूरत ही नहीं होती। कैटलिस्ट बस थोड़ा सा डाल दो बाहर से, बाकी जो एक प्रोडक्ट बनेगा, तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। तो लिखो कि इन ऑटो कैटलिसिस वन ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस ये क्या भाई, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ये होगा तो क्या बनेगा, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस वाटर। अब इसमें जो MnSO4 में Mn+2 बना, तो ये देखो ये क्या करता है, इटसेल्फ एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। ये खुद क्या करने लगता है, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने लगता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है भाई, ऑटो कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल ये देखो एग्जांपल 2 भाई, जो हम पहले आपको बता चुका हूं, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर में हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जैसे ये है, इसमें H+ कैटलिस्ट लिया, तो ये एस्टर है। आपको पता है एस्टर से क्या बनता है, एसिड प्लस अल्कोहल। तो ये देखो एसिड है, ये H+ भी क्या था, एसिड। तो यहां पर हमने क्या लिया था, एसिड कैटलिस्ट लिया था। तो शुरू में थोड़ा सा ले लिया, अब बन भी क्या रहा है इसमें एसिड। तो जैसे ही एसिड बनेगा, ये किसकी तरह एक्ट करने लगेगा,
ऑटो कैटलिस्ट की तरह, क्योंकि भाई इसमें मैं कैटलिस्ट चाहिए क्या था, एसिड, और प्रोडक्ट में भी बन क्या रहा है, एसिड। तो जैसे ये बनेगा एसिड, वैसे ये किसकी तरह करने लगेगा, ऑटो कैटलिस्ट की तरह। तो बस लिख लो। तो ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है, जिसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट किसकी तरह बिहेव करने लगता है, कैटलिस्ट की तरह। और ऑटो कैटलिस्ट तुम खुद सोचो, शुरू में रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, और जैसे जैसे ये बनता चला जाएगा वैसे वैसे कैटलिस्ट बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे रिएक्शन फास्ट होती चली जाएगी। तो पता नहीं दिखाया था कि नहीं, तो लिख लो ये एग्जांपल लिखने के बाद कि इन ऑटो कैटलिस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, इन ऑटो कैटलिस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट act as a catalyst, one of the product act as a catalyst, ठीक है। reaction is slow in the beginning but becomes faster and faster, reaction is slow in the beginning but becomes faster as more and more product is formed, as more and more product is formed। ठीक है। अब हेडिंग डालो होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। तो उसमें लिखो होमोजीनियस, होमोजीनियस कैटलिस्ट के अंदर लिखो कि रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फिजिकल स्टेट। तो होमो मीन्स सेम। तो ये देखो ये कौन सा प्रोसेस है, लेड चेम्बर प्रोसेस, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा प्रोसेस है, लेड चेम्बर प्रोसेस। इसमें देखो ये सब गैसेस हैं और कैटलिस्ट भी क्या है, कैटलिस्ट इज आल्सो अ गैस। तो लिख लो होमोजेनियस में कि प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फिजिकल स्टेट। और फिर हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट का लिख लो, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर नॉट इन सेम फिजिकल स्टेट। ये देखो अब ये दोनों गैस हैं, कैटलिस्ट क्या है, सॉलिड। ठीक है, नोट करके लिखो, नोट कि इन होमोजेनियस कैटलिस्ट rate of reaction, in homogeneous catalyst rate of reaction depends upon concentration of catalyst, in homogeneous catalyst rate of reaction depends upon concentration of catalyst। अगली लाइन में लिखो in heterogeneous catalyst, in heterogeneous catalyst rate of reaction depends upon surface area of catalyst। in heterogeneous reaction, in heterogeneous catalysis rate of reaction depends upon surface area of catalyst। तो ये रिएक्शन किससे होती है, एडसॉर्प्शन से। ब्रैकेट में लिखो एडसॉर्प्शन। सर एडसॉर्प्शन क्या होता है, ये वैसे तो डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है सरफेस केमिस्ट्री, लेकिन खुद सोचो एडसॉर्प्शन क्या होता है। जैसे सपोज मैं इसको रख कर हूं यूं, ठीक, तो ये जो इंक है ये कहाँ जा रही है, सरफेस पे ही जा रही है। जैसे मान लीजिए सपोज मैं नहा के आया, तो जो पानी होगा वो मेरी स्किन के ऊपर होगा, मैं उसको ऐसे करके हटा सकता हूँ। ऐसा तो नहीं कि पानी मेरी स्किन के अंदर घुस गया हो, लेकिन सपोज करो जैसे ये स्पॉन्ज है पूरा ये, ठीक है, इसको पानी में डुबो तो क्या होगा, पूरा अंदर तक पानी पेनिट्रेट कर जाएगा,
लेकिन मेरे बॉडी में कहाँ रहेगा, केवल सरफेस पे रहेगा। तो जब सरफेस पर एब्जॉर्प्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, एडसॉर्प्शन, केवल सरफेस पे। और देखो एडसॉर्प्शन क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे, कल ही पढ़ेंगे। एडसॉर्प्शन क्या होता है, लिखो एक्सोथर्मिक। एडसॉर्प्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। एडसॉर्प्शन में क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड तो इट एक्ट्स एज एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किसकी ऐड करती है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इससे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये आपका कैटालिसिस खत्म हो गया। मिसलेनियस अब मैंने 2 सवाल कराने हैं, तो आप ये लिखो, मैं पानी लेके आता हूं। हेडिंग डालो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर 2 स्टेप प्रोसेस। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर 2 स्टेप रिएक्शन, उसमें लिखो कंसीडर एन एक्सोथर्मिक 2 स्टेप रिएक्शन। अब सपोज ये है, ये 2 स्टेप में होती है, पहले ए से बी बनता है, फिर बी से सी बनता है, यह मान लो एक्सोथर्मिक है। तो अब देखो इसका अगर हम डायग्राम बनाएं, ये मान लो ए, ये मान लो सी, तो सी ए से नीचे होगा क्योंकि एक्सोथर्मिक है। तो देखो 2 तरीके से बन सकता है, ये ऐसे ग्राफ आ सकता है, ये देखो, इसको 2 हिस्सों में सोचो ना, सोचो यहां क्या बना, पहले ऐसे सोचो, ए से बी बना, ठीक, ये हो गया एक स्टेप। दूसरा स्टेप सपोज बी से सी बना। एक तो ये तरीका, पहला पहाड़ बड़ा, दूसरा पहाड़ छोटा। दूसरा तरीका, ये देखो, ठीक है। ठीक, तो इसमें ऑब्वियसली 2 ट्रांजिशन स्टेट होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इन विच डायग्राम, मतलब अब इन दोनों में कोई एक स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप होगा, और कोई एक स्टेप क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा। तो मुझे ये बताओ कि किस डायग्राम में पहला स्टेप स्लो स्टेप है। ये 2 डायग्राम बताओ, बनाओ, फिर लिखो इन विच डायग्राम फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड इन विच डायग्राम सेकेंड स्टेप इज स्लो। अब तक कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया होगा, देखकर बताओ, 1 मिनट का टाइम देता हूं।
देखो भाई, ये देखो इसमें क्या है, ए से बी बनने में E1 एक्टिवेशन एनर्जी, फिर बी से सी बनने में कितनी एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है, E2। तो खुद बताओ, E1 बड़ा है E2 से, यानी K1 K2 बड़ा है कि नहीं? याद करो, ये क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और मतलब K क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EA। भाई खुद सोचो, इस पहाड़ को पार करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ये पहाड़ आसानी से हो जाएगा, ये पहाड़ में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम मतलब स्लो, तो ये क्या हो गया, स्लो, है कि नहीं? ये ज्यादा हो गया तो K1 कम हो गया, K1 कम हो गया, यानी ये क्या हो गया, स्लो स्टेप, यानी इस केस में ये क्या हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसमें देख लो, ये E1 अगर B से कंपेयर करो, और ये देख लो, ये मान लो E3 है, ये मान लो E4 है, तो खुद बताओ इस केस में क्या है, E3 इज लेस देन E4, यानी K1 इज ग्रेटर देन K2। भैया फास्ट फास्ट चला जाएगा, ये मुश्किल से होगा, तो यानी ये क्या है, फास्ट स्टेप, यानी K2 क्या है, स्लो स्टेप, यानी कि ये कौन सा स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लिख लो, ठीक है? एक सवाल बचा बस। ठीक है, अब देखो, हेडिंग डालो, पैरेलल और ब्रांचिंग रिएक्शन। पैरेलल या फिर ब्रांचिंग, तो दोनों ही क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। इसमें क्या होता है, देखो बेटा, इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन नीट और जेईई मेंस के लिए मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा बस। जब एडवांस की अगली क्लास लूंगा तो उसमें देखना, इसी में 1 घंटे हम खेलते रहेंगे। जैसे ए है, तो ए से बी भी बनना है और ए से सी भी बनना है, दोनों एक साथ बनना है। सर दोनों एक साथ कैसे बन सकते हैं, देखो बेटा एग्जांपल, जैसे जब इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, तो देखो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक ये बनता है प्लस, एक ये बनता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको बस बता रहा हूँ। तो देखो दिस प्लस HCl गिव्स 2 प्रोडक्ट, तो इससे बनने का रेट कांस्टेंट कुछ अलग होगा, और ये बनने का रेट कांस्टेंट क्या होगा, कुछ अलग होगा। तो भाई ये तो समझे 1 से 2 एक साथ कैसे बनते हैं। जैसे ये एग्जांपल बहुत ही जल्द आप करेंगे, अभी मई के पहले हफ्ते में ये आ जाएगा, तो ये इससे ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, दोनों ही बन सकते हैं। तो इसी तरह देखो, सपोज इससे 2 बनना है, पहले का रेट कांस्टेंट है K1, दूसरे का रेट कांस्टेंट है K2, ठीक है? ठीक, तो पहले देखो इसमें क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू माइनस dA/dt इज इक्वल टू K1A, ये लर्न करना है आपने मेडिकल वालों को, प्लस K2A। क्योंकि यहां से जाएगा तो क्या लिखोगे बताओ, अगर केवल ये होता तो क्या लिखते, माइनस dA/dt इज इक्वल टू K1A। यहां से केवल जाता तो क्या लिखते, माइनस dA/dt इज इक्वल टू K2A, ये लिखते अगर केवल ये होता। तो टोटल कितना हो जाएगा, माइनस K1A प्लस K2A, यानी माइनस dA/dt
इज इक्वल टू K1 प्लस K2 टाइम्स A। यानी K1 प्लस K2 क्या हुआ, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। K1 प्लस K2 क्या हुआ, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। समझे? ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें पूछता है ओवरऑल हाफ लाइफ। ओवरऑल हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ क्या होती है भाई बताओ? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये हो गई, ठीक है। तो अब बताओ इसमें के क्या है, इसमें ओवरऑल हाफ लाइफ क्या हो जाएगी 0.693। अब इसका K1 प्लस K2 है, ठीक है ना। तो बताओ इसमें ओवरऑल हाफ लाइफ क्या लिखोगे? इसमें देखो, ठीक, तो ये दोनों के हाफ लाइफ का सम हो जाएगा। देखो ओवरऑल हाफ लाइफ इसकी हो जाएगी, ठीक है, 0.693 अपॉन टी हाफ 1 प्लस 0.693 अपॉन टी हाफ 2। दोनों की अलग अलग हाफ लाइफ होगी, है कि नहीं भाई? भाई के को ये लिख सकते हो, ये देखो के इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 प्लस K2, ये लिख सकते हो। तो के इफेक्टिव क्या लिखोगे 0.693 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ 1 प्लस 0.693 अपॉन टी हाफ 2। ये कट गया, तो 1 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव क्या आ गई 1 अपॉन टी हाफ 1 प्लस 1 अपॉन टी हाफ 2। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें पूछते हैं तीसरा पॉइंट, इसमें पूछते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, बी कितना बनेगा? तो K1 अपॉन K1 प्लस K2। फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा K1 अपॉन K2। तो परसेंटेज ऑफ बी क्या होगा? ऑब्वियसली फ्रैक्शन इनटू क्या कर दो 100। इसी तरह फ्रैक्शन ऑफ बी सी क्या होगा K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। ठीक है, और B की कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T अपॉन C की कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T इज इक्वल टू K1 अपॉन K2। ठीक है, और इसमें क्या पूछता है? याद करो जब A से B आता था तो हम कंसंट्रेशन ऑफ A क्या लिखते थे Ct इज इक्वल टू C नॉट e की पावर माइनस KT। याद है? याद करो, ये लिख लिया होगा अब तक। ठीक है, इधर रिमेंबर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या करते थे? याद करो, A से B होता था, ये A होता था A माइनस एक्स, ये क्या होता था x। इसको C नॉट भी लिख देते थे, इसको क्या लिख देते थे Ct। याद है? तो Ct इज इक्वल टू क्या आता था C नॉट e की पावर माइनस KT, यानी A माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आता था A e की पावर माइनस KT। तो देखो x इधर लेगा तो x कितना हो जाएगा A 1 माइनस e की पावर माइनस KT। x क्या है बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ B
कंसंट्रेशन ऑफ बी एनी टाइम ये होता था, ठीक है भाई, जब पूरा पूरा बी बनता था। तो अब इस केस में देखो 5वां पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी क्या होगा, K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू ए ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 टी। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या होगा, K2 अपॉन K1 प्लस K2 ए 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 टी। लिख लो भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन कराऊंगा बस। क्वेश्चन ये दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए की ये दी है, ठीक, गिवन K1 इज इक्वल टू 0.693 सेकेंड इनवर्स। अच्छा ये तभी है जब ये फर्स्ट ऑर्डर है, ध्यान रखना ये फर्स्ट ऑर्डर मान के चल रहे हैं। K2 इज इक्वल टू 1.386 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट ए, T half effective percentage of B and C in the product mixture, तीसरा concentration of A, concentration of B, concentration of C at time t। करो भाई। After 10 seconds, after 10 seconds, देखो ए वाला 1/T half effective is equal to 0.693 upon T half 1 plus 0.693 upon T half 2।
या सीधे सीधे इसको कैसे लिखोगे, k इज इक्वल टू क्या है, k1 प्लस k2, k इफेक्टिव, तो k1 कितना है 0.693 प्लस 1.386, ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 3 इंटू 0.693, तो टी हाफ क्या होगा 0.693 अपॉन के इफेक्टिव, तो बस 0.693 अपॉन 3 इंटू 0.693 सेकेंड इनवर्स, ये कट गया तो 1/3 सेकेंड इनवर्स, बस आ गया, है कि नहीं भाई। दूसरा परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू k1 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू 100, तो k1 कितना है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू क्या लिखी है मैंने, बेसिकली यही तो लिखी है, ये देखो ठीक है, तो बस ये कितना हो गया 0.693 अपॉन फिर से 3 इंटू 0.693, ये कट गया इंटू 100 तो 33.3%, तो बस therefore percentage of C is equal to 66.6%। अब देखिए दो मैंने कर दिए, तीसरा आप करिए। दो तो मैंने कर दिया आपके लिए, तीसरा अगर आप कर दे तो दिल खुश हो जाएगा। तीसरा टफ है, देखिए पहले दो पार्ट तो मेडिकल में आ सकते हैं, तीसरा पार्ट आई रियली डाउट, लेकिन अब चूंकि एम्स मिल गया है तो जब तक पहला पेपर हो नहीं जाता हम कह नहीं सकते, लेकिन तीसरा वाला थोड़ा सा सी वाला टफ है मेडिकल के आने के लिए, ये तो बिल्कुल आइडियल है, इन दोनों में तो कुछ था ही नहीं। एक मिनट और देता हूं, हिंट देता हूं, बड़ी बड़ी इक्वेशन लगानी ही नहीं है, ये मोल कंसेप्ट का सवाल बन गया है। देखो A10 था, आफ्टर टाइम t, मान लो ये x बना ये y बना, तो आफ्टर टाइम t ये कितना हो गया 10 माइनस एक्स माइनस वाई, मानते हो, ये क्या था a0, ये क्या है at, ठीक ठीक है भाई। अब देखो पहले तो at के लिए लगाओ, at तो फर्स्ट ऑर्डर से ही जा रहा है ना, तो a के लिए क्या लगाओगे, k इफेक्टिव इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log ऑफ a0 अपॉन at, ठीक, k इफेक्टिव कितना था याद करो 0.693 इंटू 3, k1 प्लस k2 जोड़ोगे ये आएगा, अभी हमने देखा था, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log ऑफ a0 कितना है 10 अपॉन सपोज 80। अब बताओ 0.693 कितना था, याद करो, ln2 कितना होता था 2.303 log 2, और log 2 कितना होता है 0.3010, तो ये क्या आ जाता है 0.693, समझे, तो यानी ये बेसिकली क्या लिखा है 2.303 log 2 into 3 equal to 2.303 अपॉन टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड दिया है, log 10 अपॉन 80, ये कट गया, बोलो भाई कट गया ना, ठीक, तो ये सॉल्व हो जाना चाहिए था मेरा, ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा,
इसको 1 सेकेंड कर लो तो ये सॉल्व हो जाएगा। 1 सेकेंड कर लो बेटा। तो ये हो गया log 2 यानी 3 log 2 इज इक्वल टू, अब ये सॉल्व होगा तो इसको पावर मिल जाएगा यानी log 2 की पावर 3 इज इक्वल टू log 10/80। तो देयरफॉर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 10/80 यानी 80 कितना हो गया 2/8, सॉरी 10/8 आ गया 80। बोलो भाई। अब लेकिन 80 कितना दिया है, देखो 80 इज यहां लिख दो 10 - x - y। 80 is equal to 10 minus x minus y है कि नहीं। 80 कितना है 10/8। अब देखो x ये था y ये था। अब एक बार बताओ किसी भी टाइम आपको बताया था कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C क्या होगा, K1 अपॉन K2 होगा। बोलो भाई होगा कि नहीं, ये आपको बताया था। कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C क्या होगा x अपॉन y, क्योंकि हमने इसको x माना इसको y माना, इक्वल टू K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू हाफ। इसका मतलब क्या हो गया x इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ पुट कर दो 10/8 इज इक्वल टू 2y माइनस y। तो 10/8 इज इक्वल टू 10 माइनस 3y। तो 3y हो गया कितना 10 माइनस 10/8 80 70/8 यानी y कितना हो गया 70/24। तो बस आ गया। क्या हो गया a एट टाइम t कितना हो गया 10/8। b क्या था x और x क्या है 2y यानी 2 × 70/24 और c कितना है y यानी 70/24। देखिए लास्ट वाला जो पार्ट था c वाला वो रियली टफ था, तो करते समय नहीं लग रहा था, लेकिन आई एम श्योर कि ये मेडिकल में नहीं आ सकता c वाला। तो मेडिकल वाले चाहे तो c वाला ही लिखे भी नहीं, a और b ही कर ले। अब देखिए केमिकल काइनेटिक्स मेंस के लिए और नीट के लिए फिनिश हो गई है। अब इसके अलावा मैंने एडवांस के कुछ क्वेश्चन कराने हैं, तो उसमें 2 से लगभग 7-8 घंटे का एडवांस का होगा, तो वो धीमे धीमे करके आएगा और एक साथ में सारे एडवांस के नहीं बनाऊंगा। तो मैं अब ऐसे बनाऊंगा, एक एडवांस का बनाऊंगा और साथ में रोज एक सरफेस केमिस्ट्री का बनाऊंगा। तो सरफेस केमिस्ट्री में मुझे लगता है 4 लेक्चर में हो जाएगा और एडवांस में मुझे लगता है 4 लेक्चर में हो जाएगा। तो मेरी कोशिश रही कि मेरी अगर तबीयत ठीक रहती है तो मैं 4 दिन में सरफेस केमिस्ट्री आपको पूरा करा दूंगा और 4 दिन में एडवांस भी आपको इसका करा दूंगा, ठीक है। तो मैंने एक बुक की फोटो खींच के आपको भेजी है। वो बुक एलिमेंट्री लेवल पे बहुत अच्छी बुक है, अगर आप उसको पूरा फिनिश कर लीजिए, उसके बाद 23 को केमिकल काइनेटिक्स का आपका टेस्ट है, उस टेस्ट को दीजिए, फिर उसके बाद आप 80 या 41 ईयर्स या 26 ईयर लगाइए। और जो नीट वाले हैं वो जो मैंने एक बुक की फोटो भेजी है उसको आप करना शुरू कर दीजिए और उसके बाद अपने 26 ईयर एम्स के और नीट के 32 ईयर्स भी लगा लीजिए। थैंक यू। अब नीट के बच्चों को और जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको काइनेटिक्स के दूसरे लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, दे विल बी अननेसेसरली टफ और उसमें से आने के चांसेस भी बहुत कम है। आई एम श्योर कि आप उसको देखोगे तो परेशानी होगी, नीट वालों को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। थैंक यू।